नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ईडी से पीछा छूटा नहीं और सीबीआई को एक और मुसीबत गले पड़ गई। इस बार मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट घोटाले की रिपोर्ट सामने आई है। पूरा मामला क्या है, कहां हुआ, कैसे हुआ, कितना सरकारी पैसा ऐंठा गया, कॉलिंग कार्ड में सब बताएंगे। आज आपको अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर दिखाएंगे। दाऊद को पाकिस्तान में छिपा ही हुआ है, मगर महाराष्ट्र में उनकी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है, उसके पूरे परिवार की। इस बार 4 प्रॉपर्टीज नीलाम होंगी, रिजर्व प्राइस 20 लाख। आज एक्सक्लूसिव में मोस्ट वांटेड डाउन की जमीन जायदाद का हिसाब किताब तो एक और बात का हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आबादी वहां विरोध कर रही है। किस चीज का? अदानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ और जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं ये लोग। मसला कैसे सुलझेगा, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, फैक्ट फाइंडिंग में पूरी पड़ताल करेंगे। आज आपको रामलला के ससुराल भी ले चलेंगे। नेपाल के जनकपुर में अयोध्या के लिए कारवां निकल पड़ा है। बहुत सारे उपहार लेकर स्पेशल गाड़ियां तो अयोध्या में तैयार हो रही हैं, लेकिन वहां पर क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही चलेंगे? सिग्नेचर स्टोरी में अयोध्या धाम की यात्रा करवाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले डॉन दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे। याद है ना, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि किसी ने कराची में दाऊद को जहर देने की कोशिश की है। ये तो अफवाह थी, लेकिन भारत में दाऊद की जमीन जायदाद नीलाम होने वाली है। अंडरवर्ल्ड डॉन और आतंकी दाऊद इब्राहिम 30 साल से पड़ोसी देश में बैठा छुपा हुआ है। वो कब पकड़ा जाएगा, कब उसको भारत लाया जाएगा, इसका सही जवाब तो मुझे लगता है हमारी खुफिया एजेंसियों के पास ही होगा। लेकिन दाऊद का नामो निशान तक ना रहे, इसलिए एक एक करके दाऊद की संपत्तियां नीलाम होती रहती हैं। अब दाऊद की पुश्तैनी संपत्ति भी नीलाम होने जा रही है। दाऊद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ और वहीं पर पला बढ़ा। वहां पर उसके परिवार की कई प्रॉपर्टीज हैं। कल यानी शुक्रवार को जुमे के दिन उनकी नीलामी होने वाली है। लोग उसे भूत बंगला भी बोलते हैं। दाऊद का ये जो बंगला पहले बहुत रौनक थी, उधर बहुत अच्छा फला फूला रहता था। बंगले की हालत कैसी खंडर जैसे हो गई है। 2-3 दफ़ा वो प्रोग्राम करने की कोशिश की, वो 2-3 दफ़ा फेल हो गए। इस वीरान पड़ी इमारत का मालिक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है, लेकिन कुछ दिनों बाद शायद कोई और इस प्रॉपर्टी का मालिक होगा, क्योंकि शुक्रवार को इस इमारत की नीलामी होने जा रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के खेड़ तहसील में दाऊद के बाप दादा की बनाई कई छोटी बड़ी संपत्तियां हैं। रत्नागिरी के खेड़ में दाऊद का पुराना बंगला, घर, खेती की जमीन सब कुछ है। लेकिन कल डॉन के पुरखों की बनाई प्रॉपर्टी की बोली लगने वाली है। ये 4 संपत्तियां कृषि भूमि है। गांव वालों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक हम अभी वही कृषि भूमि पे खड़े हैं, जिसकी शुक्रवार को नीलाम की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यही है, इससे पहले भी ये कृषि भूमि नीलाम करने की कोशिश की गई थी। दाऊद इब्राहिम की 4 संपत्तियों की बोली होगी। हर प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस यानी न्यूनतम कीमत तय की गई है। चारों प्रॉपर्टीज का कुल रिजर्व प्राइस 19,20,000 रुपए है। पहली प्रॉपर्टी का एरिया 10,420 स्क्वायर मीटर है। रिजर्व प्राइस 9,40,000 रुपए तय किया गया है। दूसरी संपत्ति का क्षेत्रफल 8,993 स्क्वायर मीटर है। रिजर्व प्राइस 8 लाख रुपए रखी गई है। 171 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस 15,440 रुपए है। 1,730 स्क्वायर मीटर एरिया में बना बंगला भी है, जिसकी कीमत 1,05,000 रुपए रखी गई है।
3 तरीकों से नीलामी में बोली लगाई जा सकेगी। नीलामी का पहला तरीका ऑनलाइन होगा यानी ई ऑक्शन। दूसरा तरीका होगा सार्वजनिक नीलामी यानी सबके बीच बोली। और तीसरे तरीके से नीलामी सीलबंद लिफाफे के जरिए होगी। हमारी टीम रत्नागिरी के खेड़ में दाऊद के पुश्तैनी गांव पहुंची। यहां डॉन का बंगला और जमीन जायदाद मौजूद है। बंगला अब खंडर हो चुका है या ये कहें कि भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। दीवारें और कमरे जर्जर हालत में हैं। हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान गांव के ही एक शख्स ने दाऊद के बंगले को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। दाऊद का ये जो बंगला पहले बहुत रौनक थी, उधर बहुत अच्छा फला फूला रहता था। फिर उस बंगले में जो रहने के लिए वो अपना प्रोग्राम करते हैं, अंदर जाने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अभी आप देख रहे हैं उस बंगले की हालत कैसे खंडर जैसे हो गई है। लोग उसे भूत बंगला भी बोलते हैं। बड़े बुजुर्ग यानी कि सब लोग इधर के मुमके करके गांव हैं इधर, वो सब उनका करीबी है। उनका वो जो घर है वो करीबी है और सालों से वो आना जाना रहता था, ऐसा बोलते थे गांव वाले लोग। फिर अभी तो फिलहाल है कि नहीं मालूम नहीं, फिर भी उनके करीबी है। जब ये ऑक्शन होगा तो उनको अभी अंडरवर्ल्ड के डॉन है, उनको झटका लगेगा। वो दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर ने बंगला बनवाया था। प्रॉपर्टी दाऊद की मां अमीना बी के नाम पर है, लेकिन अब इसका मालिक कौन होगा ये कल की नीलामी के बाद पता चलेगा। सेफमा नाम का एक कानून है, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट। इसी कानून के तहत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की संपत्तियों की नीलामी होने जा रही है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो बीते 9 साल में दाऊद और उसके रिश्तेदारों की 11 संपत्तियों की नीलामी हो चुकी है। 2017 में रौनक अफरोज होटल की नीलामी हुई, कीमत थी 4 करोड़ 53 लाख रुपए। भिंडी बाजार के पास 3 करोड़ 53 लाख रुपए में फ्लैट्स नीलाम किए गए थे जो डॉन के थे। 3 करोड़ 52 लाख रुपए में शबनम गेस्ट हाउस नीलाम किया गया था जो डॉन का था। इन संपत्तियों की नीलामी से सरकार को 11 करोड़ रुपए हासिल हुए थे। 2020 में भी दाऊद इब्राहिम की 6 संपत्तियों की बोली लगी थी। उनमें से भी सरकार को 22,79,000 रुपए हासिल हुए थे। दाऊद इब्राहिम पर सरकारी शिकंजा कस तो रहा है। संपत्तियों की नीलामी तो होती ही रहती है, उसमें शामिल होने के लिए लोग भी आते हैं, हिम्मत करके अंडरवर्ल्ड डॉन की प्रॉपर्टी की बोली लगाकर खरीद भी लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं मिल पाता। एक साहब हैं भूपेंद्र भारद्वाज, पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दाऊद की संपत्ति की हर नीलामी में शामिल भी हुए, कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने में कामयाब भी रहे, लेकिन किसी पर भी आज तक उनको कब्जा नहीं मिला। ऐसे कुछ और लोग भी हैं। ये जिन्होंने पेमेंट दे दिया, पेमेंट देने के बाद भी रजिस्ट्री वर्क पेंडिंग है, लेट फीस उस पर डे बाय डे पॉजिटिविटी में मल्टीप्लाई में चल रही है। देश हित के लिए अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो कम से कम उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। जो उसके बायर्स आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से अप्रोच करें और उनको अटेंड करके प्रॉपर चैनल से सारी बातें बताएं, पॉइंट टू पॉइंट के इस तरीके से होना है। अब आप समझिए जिन्होंने पेमेंट 2020 की दे रखी है, 2001 की दे रखी है, 2002 की दे रखी है, आज तक सब कुछ पेंडिंग है। इससे पहले भी 20 सितंबर 2001 को एक प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की, वो मेरा इंजीनियरिंग वर्कशॉप मुंबई में, जिस पे आज 23 साल गुजर जाने के बाद भी ना तो आयकर विभाग रजिस्टर करा पाया, हमारे को रजिस्ट्रार ऑफिस में हमारा रिकॉर्ड नहीं बनवा पाया। और जिस डिपार्टमेंट में भी आप जाओ वहां सिर्फ आगे पीछे घुमाने का काम होता है। सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं करती, सिर्फ नीलामी करके छोड़ देती है। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो पहले इनसे पूछिए कि इससे पूर्व में जो नीलामियां हुई हैं उनमें से अब तक कितने लोगों को आपने कब्जा दिलाया प्रॉपर्टी। दाऊद जैसे गुनहगारों पर नकेल कसना जरूरी है। भले ही वो एजेंसियों की पकड़ से दूर बैठा है, लेकिन उसका नेक्सस अब भी देश में सक्रिय है। उसके नेक्सस को अब भी खाद पानी मिल रहा है। इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। संगठित अपराध का सिस्टम और डर, इसीलिए सरकार को नीलामी के साथ साथ इस बात की ओर भी ध्यान रखना चाहिए कि इस बोली को लगाने वाले को कब्जा कैसे दिलाना है या कैसे देना है।
अगर कब्जा नहीं मिलेगा तो फिर कितनी बार बोली की प्रक्रिया यूं ही होती रहेगी? अगर इस पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना है तो सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि बोली उठाने वाले को तुरंत कब्जा दिलाया जाए, वरना बार बार नीलामी का क्या मतलब। महाराष्ट्र के बाद अब बारी दिल्ली की, जहां सर्दी के गिरते पारे में सियासी टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ रहा है। कल तक आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेगी, बस मौका ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा आज नहीं हुआ। केजरीवाल मीडिया के सामने आए, बीजेपी पर इल्जाम लगाए और फिर चले गए। एक्टिव तो दिल्ली के एलजी साहब भी हुए हैं। विनय कुमार सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिकों में फर्जी टेस्ट के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे शराब घोटाला सुना था, दवा घोटाला के बारे में भी पढ़ा था, अब ये फर्जी लैब टेस्ट क्या है? क्या ईडी के बाद अब एक बार फिर सीबीआई के रडार पर आ गई है दिल्ली सरकार? विजिलेंस डिपार्टमेंट की ये वही रिपोर्ट है जिसके सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के दामन पर करप्शन के नए इल्जाम लगे हैं। टेस्ट कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में जिन्हें आम आदमी पार्टी की सेवा के नाम पर दिल्ली सरकार ने खुलवाया था, वहां हुए हैं। रिपोर्ट की एक एक डिटेल्स दिखाएंगे, उससे पहले केजरीवाल का शराब नीति समेत कई कथित घोटालों पर यह बयान सुन लीजिए। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये सारी बातें इसलिए कह रहे थे क्योंकि ईडी ने उन्हें एक बार फिर हाजिर होने के लिए बुलाया, मगर वो नहीं गए। ये बात अलग है कि केजरीवाल के बयान के थोड़ी देर बाद मोहल्ला क्लिनिक में कथित घोटाले वाली फाइल एलजी साहब के दफ्तर से निकलकर सुर्खियां बननी शुरू हो गई। आरोप है कि मोहल्ला क्लिनिक में बिना मरीजों के ही हजारों फर्जी टेस्ट किए गए। फर्जी टेस्ट करवाने के लिए 2 पैथ लैब्स को आउटसोर्स किया गया। इन फर्जी टेस्ट के नाम पर दिल्ली सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंट भी कर दी। मरीजों की एंट्री दिखाने के लिए नकली रिकॉर्ड्स तैयार किए गए। जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, एलजी ने रिपोर्ट का संज्ञान लिया। बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया, दिल्ली सरकार को घेरने का। अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो। और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। सियासी बयानबाजी अपनी जगह, लेकिन फर्जी टेस्ट वाला घोटाला पकड़ में आया कैसे? पहला सुराग कैसे मिला? रिपोर्ट में इसका पूरा खुलासा किया गया है। 2022 में मोहल्ला क्लिनिक्स की संख्या 450 से 519 हो गई, लेकिन इसके बावजूद मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी। 2021 में हर मोहल्ला क्लिनिक में एक महीने में 3,416 मरीज आते थे। 2022 में सिर्फ 1,824 मरीज ही पहुंच रहे थे। मरीज घटे, लेकिन लैब टेस्ट की अचानक संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 2021 में हर महीने 6,30,978 टेस्ट किए गए। 2022 में 9,30,000 लैब टेस्ट हर महीने होने लगे। एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया। ये है ईमानदारी का नया किरदार। तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी हैं कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे। बीजेपी की तरफ से आरोप इसलिए लगे
क्योंकि रिपोर्ट कहती है मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों की ट्रैकिंग के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने की सिफारिश थी, लेकिन 3 साल से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ कागज पर हो रहा था। बाद में जब सिस्टम एनालिस्ट अपॉइंट हुआ तब मोहल्ला क्लिनिक्स में फर्जी लैब टेस्ट का पता चला। शाहदरा जिले की जगजीत नगर की मोहल्ला क्लिनिक, और इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे उसी मोहल्ला क्लिनिक की जो है वो आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में होने वाले कई टेस्ट जो हैं वो प्राइवेट लैब से जो है वो कराए जाते हैं, और इसी डेटा पर जो है वो कथित तौर पर जो है वो गड़बड़ी सामने आई है और पता चला है कि बिना मरीज के ही जो है वो लाखों टेस्ट कर दिए गए, और इसके बाद दिल्ली सरकार के खजाने से इन निजी जो लैब्स हैं उनको पेमेंट भी जो है वो अरबों रुपए के किए गए। यही खांसी जुकाम हाथ पैर दर्द की, और दवा भी सही नहीं मिलती थी, यहाँ आराम नहीं पड़ता था, और जो टेस्ट को कहते थे तो टेस्ट नहीं कह देते, टेस्ट नहीं होते यहाँ पे। हाँ, किस तरीके के टेस्ट के लिए कहीं थी आप? ये जैसा शुगर है, बीपी है, ये वगैरह। 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली है। इनमें से 5 मोहल्ला क्लिनिक एगुलिस लैब चला रही थी, जबकि 2 क्लिनिक मेट्रोपोलिस लैब के जरिए संचालित हुए। शुरुआत में पता चला 52 टेस्ट ऐसे थे जिनमें मरीज के नाम के आगे मोबाइल नंबर ब्लैंक था, यानी डेटा भरा नहीं गया। 358 लैब टेस्ट के आगे मोबाइल नंबर के कॉलम में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर की एंट्री की गई। 71 मोबाइल नंबर 15 बार और 26 नंबर 10 बार अलग अलग टेस्ट के लिए रिपीट किए गए। लेकिन जब सभी 7 मोहल्ला क्लिनिक्स के डेटा को जांचा परखा गया, एक दूसरे से मिलाया गया, तो घोटाले का कैनवस कई गुना बढ़ गया। यानी जुलाई 2023 से सितंबर 2023 तक का डाटा खंगाला तो उसमें पता चला 11,657 टेस्ट ऐसे थे जिनमें पेशेंट के रिकॉर्ड के सामने 0 लिखा गया। 8,199 लैब के सामने कुछ लिखा ही नहीं गया। 10 बार 9 का अंक लिखकर 3,092 टेस्ट किए गए। 970 टेस्ट ऐसे थे जिनमें नकली नंबर्स के नाम पर टेस्ट करवा दिए गए। कई सारी अनियमितताएं जो हैं वो इस कथित फर्जी लैब घोटाले के अंदर जो है वो सामने आई है, जहां पर घोस्ट मरीजों यानी कि वो मरीज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके नाम पर जो है वो फर्जी लैब टेस्ट लिखा गया, और इसका भुगतान भी जो है वो उन निजी लैब को जो है वो किया गया है। और उनमें से जो जिन मोहल्ला क्लिनिक में ये मामला सामने आया है उनमें से एक मोहल्ला क्लिनिक जो है वो यहाँ शाहदरा में बिहारी कॉलोनी का है। फिलहाल ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक होती है। सोमवार से लेकर के शनिवार तक ये मोहल्ला क्लिनिक जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चलता है। इसका मतलब ये है कि मोहल्ला क्लिनिक के लिए काम करने वाली इन लैब्स ने बिना असली मरीजों के 24,000 से ज्यादा टेस्ट कर दिए, रिकॉर्ड पर चढ़ा दिए, और इसके एवज में करोड़ों रुपए वसूले। पता ये भी चला है कि जिन 7 मोहल्ला क्लिनिक्स पर यह घोटाला हुआ वहां डॉक्टर्स आते ही नहीं थे। रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए डॉक्टर्स की अटेंडेंस लग रही थी। इल्जाम लगे तो आम आदमी पार्टी की सफाई भी तुरंत आ गई। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। अब तो नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, कहाँ फर्जी दवाइयों का और अब फर्जी टेस्टिंग का, यानी कि जांच भी फर्जी, दवाइयाँ भी फर्जी। मोहल्ला क्लिनिक हो, दवाइयाँ हो, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फ़ोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फ़ोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। हम तो लिखित में दे चुके हैं कि इनको हटाओ, हम तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि इस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को हटाओ। अरविंद केजरीवाल की पार्टी करप्शन के खिलाफ सियासी मैदान में उतरी थी, लेकिन अलग अलग मामलों में केजरीवाल के सारे कमांडर जेल के पीछे हैं। खुद मुख्यमंत्री को आशंका है अगला नंबर उनका हो सकता है, यानी
बात ईडी के समन से निकलकर आर पार के टकराव पर आ चुकी है। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूँ। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। चाहे शराब हो या दवा दारू घोटाला, बीजेपी चुनाव से पहले मुद्दा बना रही है, मगर केजरीवाल झुकने को तैयार नहीं। लेकिन यह भी सच है कि चुनावी सीजन में आपके दामन पर एक और दाग दिल्ली सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। आम आदमी को अच्छा इलाज मिले, मुफ्त मिले, ये काम केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकारें भी करती हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इसी कड़ी में एक कदम आगे जाकर शुरुआत की। 2015 में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। अभी 500 से ज्यादा है, लेकिन दिल्ली सरकार चाहती है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए। मोहल्ला क्लिनिक में 90 से ज्यादा टेस्ट फ्री होते हैं, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता। 2022-23 में 2 करोड़ से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ और करीब 10 लाख टेस्ट किए गए। इन्हीं में घोस्ट मरीज यानी बिना मरीज टेस्ट करने के आरोप सामने आए। दिल्ली सरकार का दावा है अगस्त महीने में मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितताएं पकड़ी गई। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में लैब के लोग ही इलाज कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। तब दिल्ली सरकार ने कार्रवाई के नाम पर 7 डॉक्टर और स्टाफ समेत 26 कर्मचारियों के खिलाफ उनको निकालने का आदेश दिया। लेकिन फर्जी टेस्ट का जिक्र नहीं था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि जब वो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने पहुंचे तो वहां टेस्ट की सुविधा थी ही नहीं। व्यवस्था ठीक है, बस चेकअप की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जो चेकअप नहीं हो पाते हैं सही से, चेकअप की व्यवस्था हो जाए तो फिर ठीक रहेगा यहाँ पे। जैसे ही खांसी बुखार नॉर्मली होती है यहाँ, तो ज़्यादा तो वो है नहीं, हाई-फाई है, वो मोहल्ला क्लिनिक के हिसाब से ही काम होता है। खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, नॉर्मल उस चीज़ के लिए होता है बस। टेस्ट तो होते हैं, होते नहीं तो क्या बाहर से होंगे कि अंदर से होंगे? जब यहाँ ये होगा ही नहीं, तो सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो फिर जायज़ बात है ना, बाहर से ही होगा वो टेस्ट। तो होता ही नहीं है टेस्ट, किसी तरह का टेस्ट नहीं होता है। अब ये तो और भी गंभीर बात है। मरीजों का टेस्ट हुआ नहीं और टेस्ट के नाम पर बिल तैयार होते गए। लोग कह रहे हैं कि पैथ लैब या रेडियोलॉजी, किसी भी टेस्ट के लिए डॉक्टर ने पूछा नहीं, लिखा नहीं, जबकि विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट कहती है कि इन्हीं जगहों पर हजारों फर्जी टेस्ट रिकमेंड कर दिए गए। करोड़ों रुपए वसूल भी लिए गए, क्योंकि टेस्ट करने की एवज में पैसा देना पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट में सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि ये पैसा ना तो केजरीवाल सरकार की जेब से जाता है और ना ही केंद्र सरकार की जेब से। ये पैसा आपके जैसे लोग हैं उनके टैक्स से जाता है। इसी पैसे से दिल्ली की सरकार चलती है और इसी से देश की सरकार भी चलती है। इसलिए सियासत को छान कर दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात एक ऐसे आंदोलन की, उस प्रदर्शन की जो 600 दिनों से जारी है। पहले यह आंदोलन कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ था, अब बीजेपी की विष्णुदेव सरकार के खिलाफ है। क्योंकि आंदोलनकारी किसी पार्टी से नहीं बल्कि सिस्टम से लड़ रहे हैं। वो सिस्टम जो विकास और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बदले मुआवजा और नौकरी तो देता है, लेकिन बदले में आपसे वो सब कुछ छीन लेता है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लोग गाड़ी आ जाओ।
तरफ पुलिस और प्रशासन की टीम तो दूसरी ओर गम और गुस्से में सरगुजा के गांव वाले। बीच में है विरोध की खाई। नहीं काटने देंगे, नहीं काटने देंगे, पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 2 साल होने को आए, गांव वालों का विरोध जारी है। जंगल की जमीन में कटाव को लेकर अदानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अदानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पैदा होने से लेकर दम तोड़ने तक ये गांव वाले इन्हीं जंगलों के बीच रहते हैं। इन्हीं पेड़ों के साए में खान पान से लेकर दवाइयों तक का जुगाड़ करते हैं। लेकिन बीते कई सालों से प्रशासन की ओर से ये पेड़ काटे जा रहे हैं, वो भी इनकी आंखों के सामने। मसला सरगुजा के उदयपुर इलाके में परसा ईस्ट केते बासेन में स्वीकृत हुई कोयला खदान से जुड़ा है और खदान जुड़ी है अदानी ग्रुप से। खनन और विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी सरकार से मिली है, इसीलिए अधिग्रहण का हवाला देकर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जा रही है। परसा, केते, घाटबर्रा और साली गांव के लोग गुस्से में हैं। कई महीनों से आंदोलन पर हैं। सरकार के खिलाफ इनके आरोप बेहद गंभीर हैं। सुबह 6 बजे से हमारे साथियों को उठा के ले गए हैं। मतलब आज इनको पेड़ काटना था और हमको इतना भी खबर नहीं था कि ये लोग पेड़ काटेंगे। लेकिन सुबह हमको जैसे ये लोग पुलिस वाले उठाए तो हमको पता चला कि ये लोग फिर से पेड़ काटेंगे, क्योंकि हमारे साथी को अगले बार भी पेड़ काटे थे तो इन्होंने ऐसे उठाए थे। अगर आप सोच रहे होंगे कि मामला अदानी ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए सवालों में बीजेपी होगी, तो ठहरिए। सरगुजा की कोयला कथा बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि बघेल सरकार के शासन में यह आंदोलन जारी हुआ था। भारत में कोयला खदान आवंटन और नीलामी केंद्र की सरकार करती है। नियम है कि अगर किसी कोयला खदान प्रोजेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन करती है तो उसकी नीलामी या आवंटन नहीं किया जाता। दिलचस्प बात यह कि परसा ईस्ट केते बासन कोयला खदान का आवंटन जब हुआ तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और स्टेट में बीजेपी के रमन सिंह थे। अदानी ग्रुप का दावा है कि उसने खुली बोली लगाकर सारे अनुबंध हासिल किए हैं, वो भी एमडीओ यानी माइनिंग डेवलपमेंट कम ऑपरेटर मॉडल पर। बघेल सरकार ने भी खनन के लिए यही मॉडल और अदानी ग्रुप को ही चुना। इसलिए दिन के उजाले में यहाँ विकास की आधारशिला रखी जा रही है, लेकिन ये सच है कि रोज सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2021 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसदेव को खनन मुक्त रखना चाहिए और साले कोल ब्लॉक निरस्त होने चाहिए। यदि यहाँ खनन हुआ तो न सिर्फ हसदेव नदी बर्बाद होगी बल्कि मानव हाथी संघर्ष इतना बढ़ जाएगा कि आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। फल्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव कंपनी के द्वारा बनवाए गए थे, जिसकी जांच के लिए 2021 में 300 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए थे और राज्यपाल ने यह कहा था कि इसकी जाँच की जाए और जाँच होने तक सारी प्रक्रिया रोकी जाए। दुखद रूप से आज तक उनकी ग्राम सभाओं की जांच नहीं हुई। केंद्र सरकार ने भी स्वीकृति दे दी पेड़ों को काटने की और राज्य सरकार ने भी दे दी। आदिवासी बहुल इलाके में सिस्टम का लिटमस टेस्ट है। गांव वाले कांग्रेस और बीजेपी के बीच फंसे हैं और वर्दी वाले ऑर्डर से बंधे हैं और पार्टियां सियासत से बंधी हैं। भूपेश बघेल की जब सरकार थी, उन्होंने ही ग्राम सभा की अनुमति दिलाई थी, उन्होंने ही पर्यावरण क्लियरेंसेस क्लियर किया था और पेड़ कटाई उनके कार्यकाल में प्रारंभ कर दी गई थी। तो ये सारा किया धरा भूपेश बघेल के सरकार का समय है। हमारे ऊपर आरोप मढ़ा जा रहा है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो हसदेव की जंगलों में कटाई और खदान को निरस्त करने के लिए एक संकल्प भी पारित किया गया था और केंद्र सरकार को भेजा गया था और कटाई को रोका भी गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और आदिवासियों की भावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है। खनन के नाम से आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खनन के नाम से आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 600 दिन हो गए, आंदोलन जारी है,
ये लोग भूपेश बघेल से भी मिल चुके हैं। भरोसा मिला था, चुनाव में कोयला खदान को मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन आंदोलनकारी आदिवासियों को संतुष्टि नहीं मिली। जल जमीन हमारा वापस करो, वापस करो, वापस करो, जमीन हमारा वापस करो, वापस करो, वापस करो। जल जंगल जमीन के लिए ये लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, सिस्टम के कोप का शिकार बन रहे हैं। अच्छा, अब इस रिपोर्ट से जुड़ी सबसे जरूरी बात आपको बताता हूं। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में 2 कोयला खदानों को चालू रखने के हक में फैसला दिया है। सरगुजा की PEKB भी इसी में से एक है। वहीं ये भी फैक्ट है कि अधिग्रहण के बदले मुआवजे और रोजगार की वजह से कई गांव वाले इन खदानों के पक्ष में भी रहते हैं। लेकिन पेड़ों को काटकर क्या हम प्रकृति का फेफड़ा खराब तो नहीं कर रहे? इसका जवाब आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। वैसे पब्लिक का इंटरेस्ट आजकल अयोध्या में भी जबरदस्त है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 18 दिन बाकी बचे हैं। अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तैयारी तो नेपाल के जनकपुर में भी हो रही है। माता सीता के मायके से स्नेह लेकर झूमते गाते लोग निकल पड़े हैं अयोध्या की तरफ। क्यों निकल पड़े हैं, अब ये देखिए। महिलाओं के सिर पर उपहार से भरे टोकरे, तो पुरुष रघुनंदन की भक्ति में लीन। न थकना है, न रुकना है, बस चलते जाना है। पूरा देश उमंग में है, उत्साह है, दिवाली मनाने की तैयारी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ खुशियां हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तारीख तय है 22 जनवरी, प्राण प्रतिष्ठा का दिन। तैयारी राम जी के ससुराल और माता सीता के मायके नेपाल के जनकपुर में भी भव्य है। राजा जनक के राज्य से 500 से ज्यादा लोग स्नेह लेकर अयोध्या नगरी के लिए निकल चुके हैं। 1100 भार लेके जनकपुर उत्साहित होके 500 से ज्यादा लोग हम लोग भार लेके जा रहे हैं अयोध्या। जो माहौल है, जो इंडिया में माहौल जितना होना चाहिए उससे दोगुना माहौल यहाँ पे है। स्नेह में फल, मेवा, ठकुआ, कसार, लाई, लड्डू, अनाज, गुड़, धोती, गमछा, जनेऊ, पाग, चरण पादुका, चौकी, चूड़ी, तेल, कंघी, शैम्पू, साबुन, रजाई, तोसक, तकिया, सोने का हार, मंगलसूत्र, अंगूठी, नथिया, टीका, चांदी का डरकस और हथशंकर शामिल है। जहां जहां स्नेह के सामान से भरे ट्रक पहुंच रहे हैं, वहीं फूलों की वर्षा हो रही है। 25 लोगों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। हम लोग का आनंद है और खुशी है कि मेरा बेटी, मेरा बहन जो अभी झोपड़ी में रहते थे, अब वो महल में जा रहे हैं। इससे बड़ा खुशी और क्या। इंतजार 500 साल का है और जनकपुर से अयोध्या की दूरी 460 किलोमीटर से कुछ ज्यादा। प्रभु श्री राम के स्नेह लेकर जनकपुर वासियों को 6 जनवरी तक माता सीता की ससुराल पहुंचना है, यानी अयोध्या। मध्य प्रदेश के डीआईजी जनक भंडारी भी पारंपरिक रस्में निभाते नजर आए। समसी, कहवा, गोरेता, सिमोरगढ़, कलिएगा, वीरगंज, रक्सौल, बेतिया, गोपालगंज, गोरखपुर होते हुए ये लोग अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में सभी सामान मंदिर प्रशासन के सपुर्द किया जाएगा। मिथिला की परंपरा है, जब भी बेटी का नया घर बनता है या बसता है तो पीहर पक्ष की तरफ से आभूषण, कपड़े और कम से कम 1 साल की खाद्य सामग्री भेजी जाती है। स्नेह भेजने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। हम अपने आप के बहुत भाग्यशाली ठाने छी कि आज जन 22 तारीख के उनकर एगो गृह प्रवेश हुआ
मोदी है तभी मुमकिन हुआ है, नहीं अगर नरेंद्र मोदी रहते तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मुमकिन तो अयोध्या को कार्बन फ्री करना भी हो गया है, रामलला के दर्शन भी हो जाएं और रामनगरी को पॉल्यूशन से भी बचाया जाए। योगी सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 15 4 पहिया ई व्हीकल खरीदे हैं। व्हाट्सएप या मोबाइल ऐप से ई व्हीकल की बुकिंग, लखनऊ अयोध्या के बीच ई व्हीकल चलाए जाएंगे। अयोध्या के अलग अलग इलाकों में चार्जिंग पॉइंट भी बना दिए गए हैं। 10 किलोमीटर के सफर के लिए किराया 250 रुपए होगा, 20 किलोमीटर के लिए 400 रुपए और 8 घंटे या 80 किलोमीटर के लिए 2000 रुपए। 12 घंटे के लिए 3000 रुपए चार्ज किए जाएंगे। ई व्हीकल की संख्या 22 तक बढ़ाई जा सकती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी और अयोध्या का नाता भी मजबूत हो गया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राम मंदिर में जलाभिषेक के लिए जो घड़ा इस्तेमाल होगा वो काशी के शिल्पकारों ने तैयार किया है। 121 पुजारियों के लिए 125 पूजा सेट भी तैयार किए गए हैं। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र की पहली झलक भी सामने आई। निमंत्रण बॉक्स में 5 चीजें भेंट स्वरूप रखी जा रही हैं, जिसमें मंदिर की तस्वीर, पीला अक्षत, वाहन पास, संकल्प पुस्तिका, कार्यक्रम की जानकारी देने वाला कार्ड शामिल है। आजकल गायक भगवान राम को अपना भजन समर्पित कर रहे हैं। पीएम मोदी भी भक्ति से भरे मंत्र मुग्ध करने वाले भजन सुनने की अपील कर रहे हैं। मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोगों में उत्सुकता है, क्योंकि पब्लिक का सबसे बड़ा इंटरेस्ट आज की घड़ी यही है। क्रूज की सवारी किसे नहीं लगती प्यारी। समंदर में कई मंजिला ऊंचे क्रूज में सफर करना और उस सफर को एंजॉय करना अलग ही बात होती है। 27 जनवरी को ऐसा ही एक सफर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े शिप में। जितना बड़ा होगा ये उससे भी विराट है, जितना सुना होगा ये उससे भी विशाल है। समंदर की लहरों पर शांत खड़ा ये रिकॉर्डधारी दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप है। नाम है आइकन ऑफ द सीज। अभी ये जहाज कैरेबियन आइलैंड प्यूर्टो रिको के तट से मियामी की तरफ बढ़ रहा है। 27 जनवरी को आइकन ऑफ द सीज की यात्रियों के साथ पहली यात्रा शुरू होनी है, लेकिन संभावित यात्रा से पहले इसका जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। जिस भी पोर्ट से, जिस भी तट से यह विशालकाय जहाज गुजर रहा है, एक झलक के लिए वहां भीड़ जमा हो रही है। अब आपको दुनिया के इस सबसे बड़े क्रूज शिप से जुड़ी अहम जानकारियां देते हैं। इस जहाज की लंबाई 364.75 मीटर है, यानी फुटबॉल के 4 मैदान के बराबर। 20 डेक वाले जहाज की टॉप स्पीड 41 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और आइकन ऑफ द सीज के आइकन विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोन मेसी हैं। इसमें 2350 क्रू मेंबर हैं और 7600 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। इस विशालतम क्रूज को रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल संचालित करेगी। इस कंपनी के पास कुल क्रूज मार्केट की 19.2% हिस्सेदारी है। दुनिया की टॉप 6 सबसे बड़ी क्रूज शिप इसी कंपनी के नाम है। इससे पहले सबसे बड़ी क्रूज शिप वंडर ऑफ द सीज थी। चलिए, ये तो हुई क्रिकेट की बात। अब देख लेते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स क्या आए हैं। अब हमें मांगे त्यागी क्या कहते हैं, कृपया करके एक रिपोर्ट यूपी सरकार के खिलाफ भी दिखाओ, जिसमें यूपी सरकार ने अभी तक गन्ने का रेट तय नहीं किया है। गन्ना सत्र चले हुए 2.5 महीने हो गए हैं, और जो 14 दिन में गन्ने की पेमेंट का प्रावधान है उसको भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। आवारा पशुओं की समस्या भी बहुत है। ये शायद किसी किसान तबके से लग रहे हैं, परेशान है, सरकार ध्यान देगी। अरुण शर्मा क्या कहते हैं, इस कानून से पहले, ये स्कूटी वाले को लेकर है, 2 व्हीलर वाले को लेकर, जो यूपी में बंद करने के आदेश दिए गए हैं, इस कानून से
पहले रॉन्ग साइड हाईवे पर भूसा गाड़ी जुगाड़ ओवरलोड और भी काफ़ी गलत तरीके से पहले चलने वाली गाड़ी को यूपी में रोकने की ज़रूरत है। मैं सहमत हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि नोएडा और आसपास के हाईवेज़ पर किस तरह से रॉन्ग साइड वाले लोग चलते हैं। चलिए, ये तो रॉन्ग साइड की बात थी, अब राइट साइड की तरफ इशारा हो गया है, यानी घड़ी का समय हो गया मेरे जाने का। और कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में आपके साथ फिर जुड़ूंगा आपके मुद्दे और आपके सरोकार से जुड़ी हुई खबरें लेकर। लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा है, आपने कहीं नहीं जाना है। मुझे दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।